जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 1 से 50 सवाल किए थे, साथ में उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया था मैंने। शुरुआत की है हमने एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारत के सवाल करेंगे। यूजुअली कोई भी पेपर हो, 2 3 3 4 सवाल पूछे ही जाते हैं। 50 सवाल हमने फटाफट किए थे। अभी इस वीडियो में फिर आज हम 50 सवाल करेंगे, कम से कम 50 सवाल मैं कराऊँगा, साथ में 50 सवाल की मैं इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। इसलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आधे घंटे में बस खींच के करें क्लास को। बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी होंगे दोस्तों। रिपीट से आपकी रिवीजन हो जाएगा बार बार और माइंड में सेट हो जाएंगे सवाल। जैसे कि ये सवाल नंबर 51 है। ये सवाल कर भी आया था, धर्म महामात्र की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था। कल ये सवाल आया था कि धम्म महामात्र किसने नियुक्त किए थे। मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि अशोक ने नियुक्त किए थे। क्यों नियुक्त किए थे? क्योंकि उसके जो प्रिंसिपल थे, उसने भारत के भिन्न भिन्न भागों में पत्थरों पे लिखवा रखे थे, उनको फॉलो करने के लिए, उस पर क्या क्या लिखा था उस सब के लिए नियुक्त किए थे अशोक ने। आज का सवाल आ गया कि इसने इनका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या था दोस्तों? टैक्स संग्रहण, युद्ध व्यवस्था, नैतिक आचरण का प्रसारण, व्यापार प्रबंधन। जैसे कल भी बताया था मैंने, नैतिक आचरण धम्म का प्रसार करने के लिए अशोक ने धम्म महामातों को सामाजिक सद्भाव करुणा जो लिखे थे ना उसने अपने जगह जगह, उसने जो अपने रॉक एडिक्ट बनाए थे, शिलालेख लिखे थे भारत में सारे पत्थरों पे, तो उनको फॉलो करने के लिए उसमें जो कुछ भी लिखा था, सामाजिक कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। अगला है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, उग्रसेन, महापद्मनंद। देखो सेम ऑप्शन दे दिए, आंसर ए और आंसर सी, बट सेम तो होगा नहीं। महापद्मनंद ने तो नंद वंश की स्थापना करी थी। उग्रसेन इससे था नहीं, ये तो कोई महाभारत से रिलेटेड नाम है उग्रसेन का। बचा धनानंद। धनानंद ही तो था जिसने चाणक्य का अपमान करके दरबार से निकाला था। बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर धनानंद को हराया था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। बहुत ही घमंडी और अत्याचारी शासक था ये। धनानंद वही राजा था जिसे चंद्रगुप्त प्लस चाणक्य ने हटाकर मौर्य सत्ता स्थापित की। नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का इसने बेड़ा गर्क कर दिया था। इसके पिता ने नंद वंश की स्थापना करी थी, महापद्मनंद ने, और धनानंद ने 5 से 7 साल में इसको ख़त्म करवा दिया था अपने घमंड के चलते। अगले सवाल पे चलते हैं। 53 सवाल है, 53 नंबर। सांची का स्तूप किससे प्रारंभ हुआ? प्रारंभ अशोक से हुआ था यार, सीधा आसान सा सवाल है, आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं। अशोक ने शुरू किया था, बाद में तो इसमें एडिशन डिलीशन होते रहे, शुंग आए, सातवाहन आए, सब ने कुछ न कुछ, किसी ने रेलिंग बना दी, किसी ने गेट बना दिया। तो ये आंसर ए इसका हो जाएगा, ए अशोक। सांची स्तूप का मूल ढांचा अशोक के समय बनाया गया था, बाद में शुंग सातवाहनों ने इसे विस्तारित कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 54 है, 54। शुंग काल में काल की प्रमुख विशेषता कौन सी है? शुंग काल में देखो, चट्टानों को तराश कर मूर्तियाँ, गुप्त शैली की सौम्यता। गुप्त शैली तो यार शुंग के बाद ही आएगा ना, ये तो हो ही नहीं सकता। केवल बौद्ध कला, ऐसा भी नहीं हो सकता कि केवल बौद्ध कला हो, जब बौद्ध और जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म फैल चुके थे। क्या था ना, शुंग काल से पहले था जस्ट मौर्य काल, और मौर्य काल में यक्ष और यक्षिणी की शैली का प्रभाव था। यक्ष यक्षिणी उस समय के गॉड रहे होगे, उनके भगवान रहे होगे, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनाई जाती थी। इस सवाल को याद कर लो या इसका रट्टा मार लो। तो मौर्य के तुरंत बाद शुंग काल आया, तो उसमें भी यही रहेंगे ना, तो एकदम से थोड़े बदल जाएगा। यक्ष यक्षिणी की शैली का प्रभाव रहा था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शुंग काल में मथुरा भरूच की कला पर यक्ष परंपरा का अधिक प्रभाव था। स्तंभों पर कथानक दृश्य भी वही काल देता है। बस शुंग काल और मौर्य काल में यक्ष यक्षिणी की शैली का प्रभाव था, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर। तमिलकम का क्या अर्थ है? दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र, प्राचीन तमिल भाषी भूभाग, चोल राजधानी, संगम परिषद। आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तमिलकम शब्द जो है संगम लिटरेचर में बार बार लिखा गया है। आज हम जिसको साउथ इंडिया बोलते हैं, एक समय में इसको तमिलकम बोला जाता था। प्राचीन तमिल भाषी भूभाग, मतलब तमिल भाषा बहुत पुरानी है, उस समय तमिल ही बोली जाती थी। अभी तो इसकी इवोल्यूशन हो गई, तमिल से तेलुगु आ गई, कन्नड़ आ गई, मलयालम आ गई, पहले तमिल बोली जाती थी। इसका आंसर ये बी हो जाएगा। कौन शासन कर रहे थे यहाँ पे? चेर, चोल, पांड्या, ये सब शासन कर रहे थे। चलिए सवाल नंबर 56 में। 56 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैदिक काल में निष्क शतमान क्या थे? बार बार रिपीट किया जा चुका है सवाल, यूपीएससी में, एसएससी में,
और इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ना वैदिक काल में। जैसे आज अपना हम क्या बोलते हैं, गो पैसे को रुपया बोलते हैं, सिक्का बोलते हैं, मनी बोलते हैं। उस समय क्या था, निष्क था, शतमान था। इसको क्या था, ये निष्क और शतमान? अनाज नहीं था, भूमि नहीं थी, अनाज भंडार भी नहीं, मुद्रा और धन को बोला जाता था। उस समय के मुद्रा धातु के रूप में ना जो सिक्के बनते थे उनको बोला जाता था निष्क और शतमान। जो निष्क होता था ना, वो तो सोने का सिक्का। सिक्का तो क्या, कोई ऐसे जैसे आज के टाइम में सर्कुलर सिक्के, ऐसे कोई सिक्के नहीं थे। कोई पंच मार्क बना देते थे, सीधी पट्टी बना देते थे, लिखा हुआ सोने की ठोस पट्टी निष्क। और शतमान 100 मान का धातु मूल्य। दोनों ही वैदिक धन मूल्य की इकाइयाँ है। इतना याद रखिएगा, निष्क और शतमान वैदिक टाइम की मुद्राएं हैं, वैदिक वैदिक पीरियड की। सवाल नंबर 57, राजतरंगिणी किस पर आधारित है? इतना आसान सवाल, अगर किसी को ये भी नहीं आता ना तो भाई उसको तो बहुत पढ़ने की ज़रूरत है यार। रात पहले लिखा जाता था राजतरंगिणी किसने लिखी, सवाल आता था कल्हण ने लिखी। कल्हण कहाँ के कमी थे, कश्मीर के थे, तो कश्मीर पर ही लिखेंगे यार। आंसर भी हो गया, कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में। और इसमें दिया क्या है, राजतरंगिणी में ये पूछ सकता है कश्मीर के राजाओं का ऐतिहासिक क्रम। तो उसमें जीनोलॉजी दी हुई है कि इस राजा के बाद कौन आया, इस राजा का शासनकाल कितना था, उसका कितना था, ऐसे ही था। ये सब लिखा हुआ था 12वीं सदी तक। जब तक कल्हण जिया उसने तब तक के ऑलमोस्ट सारे राजाओं के शासनकाल लिखे थे। और वो कैसे उसको याद थे, क्योंकि उसके बाप उसके दादा इन राजाओं के नीचे ही काम करते थे। उसने इस तरह से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके 12वीं सदी तक की जीनोलॉजी सारी लिख दी थी राजतरंगिणी में, कल्हण ने, कश्मीर का इतिहास। सवाल नंबर 58 पे चलते हैं। अमरावती कला किस धर्म से सर्वाधिक जुड़ी है? जैन है, तांत्रिक है, बौद्ध है, शैव वैष्णव है? पहले सवाल को पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए इसके। दोस्तों अमरावती कला जो है दक्षिण भारतीय बौद्ध कला से जुड़ी है। दक्षिण भारतीय क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया क्योंकि अमरावती आज के आंध्र प्रदेश में है। अमरावती अमरावती शहर महाराष्ट्र में भी है, बट ये जो अमरावती कला है ना, ये आंध्र प्रदेश वाले से बौद्ध कला से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण विषय बुद्ध जीवन कथा, बुद्ध की रैलिंग कथा है, उसकी जीवन कथा लिखी हुई है उस वहाँ पे। सवाल नंबर 58 में चलते हैं दोस्तों। मगध का उत्थान किस कारण हुआ? यूपीएससी में पूछा हुआ, 4-5 स्टेटमेंट थी, तो चलो शॉर्ट में पढ़ते हैं। मगध का उत्थान इसलिए हुआ कि लोहे की डिस्कवरी हो चुकी थी, उपजाऊ गंगा मैदान थे, लोहा आ गया था ना, तो कृषि के यंत्र बना लिए थे, लड़ाई लड़ने के लिए उपकरण, युद्ध के सामान बना लिए थे, उपजाऊ गंगा मैदान था। नंद हर्यक प्रशासन की मजबूती, जो मगध पे जो जिसने प्रशासन किया ना, हर्यक आए, बिंबिसार, अजातशत्रु, वो भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे। ये भी एक कारण रहा। हाथी सेना, हाथी बहुत थे भाई मगध में। मगध की सेना में कम से कम 5-6 हज़ार तो हाथी ही थे। इन सभी कारणों से मगध का उत्थान सबसे ज़्यादा हुआ। और जितने भी बाकी के महाजनपद थे ना 16, एक मगध ही तो बचा था। सबको अपने में मिला लिया था, किसी से संधि करके, किसी में मैरिज अलायंस से, किसी को हरा के, एक लास्ट में मगध ही बचा था। फिर लास्ट में मौर्य रूलर आए, फिर पाटलिपुत्र को राजधानी बना के और सारा इंडिया कैप्चर किया, उसके ऊपर राज किया। ठीक, सवाल नंबर 60 में चलते हैं। आज की वीडियो का 10वां ही सवाल है, बट पीछे से सीरीज चलता आ रहा है, तो ये सवाल नंबर 60। मिलिंद पन्हों किस संवाद पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एसएससी में, स्टेट एसएससी में बहुत बार, सैकड़ों बार पूछा जा चुका है, या मैच द कॉलम में आ जाएगा। मिलिंद पन्हों किस संवाद पर? मिलिंद पन्हों जो है, आंसर है इसका बी, नागसेन और मेनेंडर। नागसेन इंडो ग्रीक राजा था। मेनेंडर, मेनेंडर का क्या था, इसके दिमाग में बहुत सवाल चलते रहते थे, कोई इसको शांत नहीं कर पाता था। बहुत से इसने साधु संत महात्मा बुलाए, बट इसको कोई इसकी इच्छाओं को शांत करने वाला मिला नहीं। ने चैलेंज कर रखा था, बट एक ये बुद्धिस्ट थे नागसेन। नागसेन आए, नागसेन ने इसके सारे सवालों का जवाब दे दिया, इसकी इच्छाओं को शांत कर दिया, सब सवालों का जवाब दिया। तो फिर मिनेंडर और नागसेन, इन दोनों की किताब बना दी मिलिंद पन्हों। और फिर इसके बाद से जो मिनेंडर था, ये इसने बौद्ध धर्म को भी एक्सेप्ट कर लिया था। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक तो था नागसेन और एक था नागार्जुन। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल में पूछा जाएगा कि मिनेंदर क्या किसके साथ सवाल जवाब हुए थे। एक ऑप्शन में नागसेन रहेगा, एक नागार्जुन रहेगा, इसमें मत फंस जाना। नागसेन रहेगा, इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक, इसमें यही था बस लॉजिक। पूछ चुके हैं एसएससी में, यूपीएससी भी पूछ चुकी है, स्टेट में भी कई बार। नागसेन की जगह साथ में नागार्जुन रख देगा, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि नागसेन है नागार्जुन है, तो आंसर इसका नागसेन आएगा, नागार्जुन अलग थे। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? भाई विष्णु शर्मा है माने जाते हैं, याद कर लो, याद होगा, नहीं होगा तो रट्टा मार लो।
नीति कथाओं की प्राचीन कथा, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समाज को संदेश देने की। हम पढ़ते हैं कहीं बाल कथा आ गई, एक राजा था, ये छोटी छोटी कहानियाँ, वो सारी कहानी पंचतंत्र में लिखी हुई है। ठीक है, इसके रचयिता विष्णु शर्मा, इतना याद रखना। अगला सवाल है, गुप्त काल में कौन सा धातु शिल्प अत्यधिक विकसित था? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। गुप्त काल में सोना, तांबा, जस्ता, लोहे का स्तंभ निर्माण। गुप्त काल में लोहे का स्तंभ निर्माण कहाँ पे? लोहे का स्तंभ निर्माण दिल्ली का महरौली लोह स्तंभ गुप्तकालीन धातुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्त काल था 300-400 ईस्वी में यार, आज चल रहा 2025, करीब 1500 साल पहले एक लोहे का पिलर बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम या गुप्तों के समय में, ये मान के चलिए। महरौली में पिलर बनाया था और आज तक उस पर जंग नहीं लगा। अभी तो थोड़ा जंग लगना शुरू हो गया है। ये मान के चलो करीब 1500 साल हो गए पिलर पे जंग नहीं लगा है, अभी थोड़ा शुरू हुआ है। और ऐसी टेक्नोलॉजी तो आज भी नहीं है कि कोई ऐसा लोहा, किसी लोहे पर जंग न लगे, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी। तो इसलिए मेटल आर्ट थी उन लोगों के पास यार। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। 63, कपाल मोक्ष किस धर्म से संबंधित? देखिए एक नया प्रश्न है यार, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। कपाल मोक्ष, पहले तो कपाल मोक्ष का मतलब क्या है? जैसे कपाल मोक्ष लिख दिया, मृत्यु के बाद सिर की हड्डी को तोड़कर मोक्ष प्रक्रिया है, कपाल सिर को बोलते हैं। ऐसी कोई परंपरा है, किसमें है ये जैन धर्म में है, और जैन में भी दिगंबर में है भाई, इसको याद कर लो, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कपाल मोक्ष किस धर्म से संबंधित है? जैन दिगंबर परंपरा से। चलो सवाल नंबर 64, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। भाई कालिदास की तो सारी किताबें घोट के पी जाओ, कोई ना कोई कालिदास की किताब ही पूछी जाएगी। अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, ऋतुसंहार है, मल्लिकाग्निमित्रम है, और 7 से 8 सवाल हैं, 7 से 8 किताबें हैं इसकी कालिदास की, वो याद कर लो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अगेन एक रट्टा मारने वाला सवाल है, कोई समझाने का कुछ है नहीं। शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद से, सीधा सीधा 3-4 बार पढ़ोगे, एक बार लिख के देख लोगे, याद हो जाएगा। हाँ, शतपथ ब्राह्मण में क्या था? यज्ञ था, बलि विधान थे, अग्नि संबंधी कथाएं थी। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, बस इतना याद कर लो। पाटलिपुत्र लकड़ी का महल किसने बनवाया? भाई पाटलिपुत्र में मौर्य शासन कर रहे थे ना बाद में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था लकड़ी का महल। लकड़ी का क्यों बनवाया? भाई इतने मेटल थोड़े थे, इतनी टेक्नोलॉजी थोड़ी थी आज की तरह, तो लकड़ी का ही बनाएगा ना, बस वही इतना ही है। कुषाण काल में कौन सी कला शैली फूली? चोल, नागर, देखो भाई दक्कनी तो होगी नहीं ना, कुषाण शासन कहाँ पे था? अपने नॉर्थ वेस्ट में था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और अपने इधर हरियाणा, मथुरा, आज का यूपी, यहाँ तक था ना। यूपी ज़्यादा से ज़्यादा मगध तक था, ये मान के चलो पेशावर से। तो दक्कनी तो होगा ही नहीं यार, दक्कन में तो कुषाण गए ही नहीं, गए भी होंगे तो मतलब शासन नहीं किया। चोल से भी कोई मतलब नहीं यार। और नागर कला है ना जो, ये तो मंदिरों की कला है, और ये तो टोटल अपने उत्तर भारत की है, इसमें तो उधर का इन्फ्लुएंस है नहीं। कुषाण कला में अपना गांधार, ये आंसर आएगा इसका भी, गांधार कला। गांधार कला क्यों? गांधार कला जो थी ग्रीक और भारतीय कला का मिश्रण थी, तो ये लोग अफगानिस्तान तक शासन कर रहे थे, वहाँ की कला मिली, थोड़ी सी भारत की कला मिली, तब कुषाण कला का विकास हुआ था। इसको गांधार कला भी बोला जाता है। बस बुद्ध की मानव प्रतिमा यहीं से शुरू होती है, इन्हीं लोगों ने बुद्ध की मूर्तियाँ बनानी शुरू की थी। ठीक है, सवाल अगले पे चलते हैं। आसान सवाल है, बहुत बार पूछा भी गया। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अशोक घोष ने की है। भास, कालिदास, अमर सिंह, याद कर लीजिए। बुद्ध चरित्र की रचना की अशोक घोष ने। बुद्ध के जीवन पर आधारित है, महायान परंपरा संबंधित है। अब ये बताइए अशोक घोष जो किसके दरबार में रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। अशोक घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। और जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना कश्मीर के कुंडलवन में, जो कनिष्क ने करवाई थी, उसकी अध्यक्षता यही अशोक घोष कर रहे थे। फिर इसने बाद में बुद्ध चरित्र लिख दी थी। तो कितने 4-5 सवाल हो गए, सारे ध्यान में रख लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। प्रधान शब्द किस काल के प्रशासन मिलता है? चोल है, गुप्त है, मौर्य, सातवाहन। एक देखो, कल एक सवाल आया था दोस्तों, उर और सभा क्या है, कौन से शासन से रिलेटेड? उर और सभाएं थी ग्राम सभाएं, पंचायत की सभाएं, चोल काल से थी ना, तो पंचायत का और सभा का ही तो प्रधान होगा। ठीक है, तो चोल काल से ही तो रिलेटेड हो गया। उर और सभा तो वहीं होती थी, उन्हीं के प्रधान बनते थे। प्रधान मीन्स क्या? आज भी हम लोग उसको प्रधान, कहीं कहीं आज भी प्रधान बोलते हैं, कहीं सरपंच बोल देते हैं, वही तो है।
प्रदान, बस ऊर इससे हो जाएगा आंसर, चोल से रिलेटेड हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। वैद्य वर्ग का उल्लेख कहाँ मिलता है? वैद्य वर्ग का एक नया सवाल है भाई, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। वैद्य वर्ग का उल्लेख कहाँ मिलता है? मनुस्मृति, बौद्ध त्रिपिटक, अर्थशास्त्र। आंसर हो जाएगा बौद्ध त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथों में चिकित्सकों का उल्लेख मिलता है, उस समय चिकित्सा की प्रगति को दर्शाता है। वैद्य वर्ग कहाँ से? बौद्ध त्रिपिटक में, आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 20 सवाल हो गए दोस्तों, सारे रिपीटेटिव सवाल है, बार बार आ चुके हैं। बार बार पढ़ोगे ना तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मैंने इतिहास पढ़ लिया। ऐसे ऐसे करके एंशिएंट हिस्ट्री कर देंगे, फिर ये मान के चलो 15-20 क्लास में सारा हिस्ट्री लगभग एक बार घूम ही जाएंगे सारी हिस्ट्री में। चलिए सवाल नंबर 71, आज की क्लास का 21वां सवाल है। ये थोड़ा सा ना इसमें गलत लिख दिया इन्होंने, खारवेल का उल्लेख नहीं आएगा, ये तो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे खारवेल। खारवेल का उल्लेख कहाँ मिलता है ये पूछा है। ये कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। आंसर इसका बी हो जाएगा, हाथी गुफा। नासिक नहीं है, रूम में दे कुछ नहीं है, हाथी गुफा। खारवेल कहाँ थे? कलिंग के राजा थे, उदयगिरी के हाथी गुफा अभिलेख में। दिग्विजय जैन धर्म, देखो कलिंग आज के टाइम का उत्तर प्रदेश, सॉरी आज के टाइम का उड़ीसा, और वहाँ पे खारवेल राजा करते थे। जैसे कलिंग जहाँ पे अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता था, उड़ीसा। और जो उड़ीसा का भुवनेश्वर है उसके आसपास ही कहीं आज भी उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं, वहीं पे गुफा है, हाथी गुफा अभिलेख है। और जो खारवेल था ना, ये जैन धर्म का समर्थक था, जिसने जैन धर्म के बारे में उसमें हाथी गुफा अभिलेख में लिखा हुआ। ये पूछ ले कि हाथी गुफा अब शिलालेख जो कौन से धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से। लिखा किसने? खारवेल ने लिखा। खारवेल कहाँ का राजा था? उड़ीसा का था। 3-4 बातें आपको याद रखनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। सवाल नंबर, गांधार कला की विशेषता अभी 2 मिनट पहले बताया ना। गांधार कला केवल भारतीय शैली नहीं थी यार, केवल भारतीय तो यार मथुरा थी, केवल ग्रीक ये भी नहीं थी। भारतीय प्लस में हेलेनिस्टिक मिशन, अब एक नया वर्ड आ गया ना हेलेनिस्टिक, ये ग्रीक के लिए यूज किया जाता है। भारत प्लस में हेलेनिस्टिक, बस वही है। कुषाण काल में विकसित हुई थी, और बुद्ध को पहली बार मानवीय रूप में दिखाना, बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हो गई थी। बस ये गांधार कला मीन्स इंडियन प्लस ग्रीक। और ग्रीक की जगह कई बार ये भी लिखा जाएगा हेलेनिस्टिक मिशन, ये ग्रीक के लिए ही यूज किया जाता है ये शब्द हेलेनिस्टिक। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वैदिक समाज में सभा और समिति क्या थी? 73 सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ लो दोस्तों, फिर मैं समझाता हूँ। आंसर देख लीजिए इसके ऑप्शन, जैसे कि पढ़ने से पता लग रहा है यार सभा और समिति क्या होगी। सैन्य दल तो होगा नहीं। जनपद तो उसकी टेरिटरी होती है, राजा की ज़मीन यार, वो भी नहीं होगा। व्यापार समुदाय नहीं है, व्यापार समुदाय को एक समय ज़माने में नगरम बोला जाता था। तो ये जनसभाएं थी, सभा और समिति, ठीक है। ये सवाल आ गया तो आप कर दोगे, जनसभा थी, जनता की राजनीतिक सभाएं। अगर ये सवाल आ गया ना नीचे वाला जो एक्सप्लेनेशन दिया हो, तब आप नहीं कर पाओगे, उलझ जाओगे। चलिए इसका लॉजिक मैं समझा देता हूँ। देखो सभा और समिति, ये पूछा जाएगा कि सभा में कौन शामिल होते थे, समिति में कौन। आज के टाइम क्या, आज के टाइम आपको कोई बोलेगा कि सभा है, तो सभा का मतलब ये है ना यार कि सब शामिल होंगे। सभा लिखी हुई तो ये तो कोई कुछ नहीं है ना कि सभा है तो सब शामिल हो गए, आप भी जाओगे मैं भी जाऊँगा सभा हो गया। बट उस जमाने में ऐसा नहीं चलता था, वो थोड़ा सा उल्टा था। सभा जो है प्रतिष्ठित व्यक्तियों की परिषद थी, सभा में वीआईपी लोग जाते थे। आज तो आम जन सब जाएंगे, आप जाओगे मैं जाऊँगा। ये देखो सभा जो थी प्रतिष्ठित, इसका रट्टा मार लेना जैसे मैं बता रहा हूँ, वरना इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। सभा प्रतिष्ठित व्यक्तियों की परिषद, उसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन थे भाई? राजा था, उसके राज पुरोहित ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का तो बहुत महत्व था ना। या फिर कोई बड़े बड़े भूस्वामी थे जिनके पास पता नहीं कितनी कितनी एकड़ बीघा जमीन थी, वो जाते थे इसमें। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उस समय के, वही जाते थे सभा में। तो याद रख लीजिए, सभा प्रतिष्ठित व्यक्तियों की परिषद थी, वीआईपी लोग जाते थे सभा में उस समय में, आज की तरह नहीं था। और समिति क्या थी? अगर आज हम आपको बोलें कि कोई समिति है यार, समिति बना रहे समिति में, तो आप तो सोचोगे यार कि समिति मुझे तो शामिल करेंगे नहीं, किसी वीआईपी को शामिल करेंगे। लेकिन उल्टा काम था, समिति जन साधारण की सभा थी, बस ये याद रख लीजिए। सभा आज के ज़माने की उल्टी थी, और समिति भी, समिति सभी के लिए थी, जन साधारण की, आम जन की सभा थी। और सभा क्या थी? सभा वीआईपी लोगों की थी उस समय में। बस इतना याद रख लीजिएगा इस सवाल में। सवाल नंबर 74 पे चलते हैं। गुप्त काल में भूमि दान अभिलेख किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो भाई, गुप्त काल आया ना भारत में, इसे गुप्त काल से पहले सातवाहन काल आया। इन लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को भूमि दान में देना शुरू कर दी, क्योंकि इतना बड़ा राज्य संभालना है, पैसे तो थे नहीं देने के लिए, तो उनको भूमि दी जाती थी। ले भाई ये तुम्हारी भूमि है, इस पर तुम फसल उगाओ,
इसको तुम संभालो, यहाँ की टेरिटरी चलाओ, बचा कुचा तुम राजा को दे देना, ठीक है। तो इसको बोला जाता है भूमिदान विलेख। इसका जो शब्द है इसको सामंतीकरण बोला जाता है, राज्य के सामंतीकरण की प्रक्रिया, और फ्यूडलाइजेशन भी बोला जाता है, फ्यूडलिज्म आ गया था, ठीक। आखिरकार में जो भूमिदान देना शुरू किया ना, इसी से देश के टुकड़े हुए थे, छोटे छोटे राजा किंगडम बन गए थे। वो बाद की बातें, इतना इन डिटेल में जाना नहीं है, बस इसका आंसर याद रख लीजिए, सामंतीकरण। भूमिदान विलेख क्या है, सामंतीकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल पे चलते से सवाल नंबर 75 पे बार बार पूछा जा चुका, 1000 बार पूछा जा चुका, रत्नावली की रचना किसने की यार। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, हर जगह पूछा जा चुका है, दिल्ली पुलिस, कहीं भी चले जाओ। रत्नावली की रचना किसने की, हर्ष ने। हर्ष लिख दिया, ये हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी थी, ये बार बार याद कर लो। रत्नावली, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, 3 किताबें लिखी थी भाई, हर्ष ने, हर्षवर्धन ने। रत्नावली की रचना किसने की, हर्ष। हर्ष लिखा हुआ बट हर्षवर्धन है यहाँ पे, ठीक। बस इसमें 2 किताबें और भी है, हर्षचरित है, हर्षचरित भी है एक। हर्षचरित हर्ष ने नहीं लिखी, हर्षचरित लिखी थी इसका दरबारी कविता है, जो ऊपर नाम लिखा हुआ ना, हर्ष का ही कवि है, बाण भट्ट। बाण भट्ट ने लिखी थी इसकी हर्षचरित, बट हर्ष ने ये लिखी थी रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शनिका। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 70। मुद्राएं सबसे पहले किस युग में, कोइंस कहाँ पे मिलते सबसे पहले, भारत में कहाँ मिलने शुरू हुए थे। आंसर सी है उत्तर वैदिक और महाजनपद काल में। उत्तर वैदिक जैसे ही खत्म हो रहा था, महाजनपद काल शुरू हो गया था। कैसे सिक्के मिलते आज की तरह, सर्कुलर नहीं, सर्कुलर नहीं मिलते थे भाई। पंच मार्क्ड कॉइन चलता नहीं, इस पर मैं करके दिखा देता। पंच मार्क कॉइन मिलते थे, ये याद रख लीजिएगा। छिद्रांकित मुद्राएं हिंदी है इसका अनुवाद, वैसे इंग्लिश में रहेगा तो पंच मार्क कॉइन है। कब मिलने शुरू हुए, महाजनपद काल में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 77। अश्वमेध यज्ञ किस काल में विशेष रूप से प्रचलित था। अभी अश्वमेध यज्ञ होते थे पहले। अश्वमेध यज्ञ वही जो राजा था अपने घोड़े को छोड़ देता था, टेरिटरी जहाँ जहाँ तक घोड़ा जाएगा उतनी ही ज़मीन उसकी हो जाएगी। अगर कोई घोड़े को रोकेगा तो राजा की सेना साथ में रहेगी, उसको चैलेंज करेगी, उससे युद्ध करना पड़ेगा, वही था। एक दृश्य इसमें रामायण में भी है, आपने देखी होगी तो, अश्वमेध यज्ञ का। तो ये सब कब होता था, वैदिक काल में होता था, आंसर सी हो जाएगा बस। सवाल नंबर 78। तंत्र परंपरा का उद्भव कहाँ माना जाता है। तंत्र परंपरा का वैदिक में, बौद्ध महायान में, जैन में, आजीविका में। तंत्र परंपरा का उद्भव माना जाता है दोस्तों वैदिक। वैदिक में तो बलि ज़्यादा थी, कर्मकांड ज़्यादा थे, रिचुअल ज़्यादा थे, हालांकि तंत्र भी थे, लेकिन उद्भव पूछ रखा है, उद्भव कहाँ माना जाता है। बौद्ध, महायान, वज्रयान। तांत्रिक परंपरा के शुरुआती सूत्र महायान, वज्रयान परंपराओं से मिलते हैं। अगर वज्रयान और ऑप्शन में देता तो और अच्छा लगता, बट इसमें वज्रयान ऑप्शन में दिया नहीं है। वज्रयान जो है इसे तंत्र परंपरा से रिलेटेड है, इतना याद रखिएगा। 79। राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था। कृषि को बढ़ाना नहीं भाई, भूमि दान करना नहीं, युद्ध रोकना नहीं, राजा का सार्वभौम्य सिद्ध करना। आज की भाषा में बोले तो राजसूय यज्ञ का मतलब था पार्टी करना। पार्टी चलती रहती थी राजाओं की। जब अश्वमेध यज्ञ कर लिया, राजा बन गया, राजा की सार्वभौम सत्ता स्थापित करना, इतनी बड़ी ग्रांड पार्टी का आयोजन किया जाता था, पता नहीं कितने दिन तक चलती थी। उससे पता लगता था ना कि भाई ये राजा बना है। तभी तो आज भी तो कोई आप इलेक्शन जीतते हो, कुछ यूपीएससी पास करते हो तो करते हो ना कि पता लगे ना कि इसने कुछ किया है, बस वही राजसूय यज्ञ था। ये देखो लिखा हुआ, अभिषेक थे, अनुष्ठान थे, भोज व्यवस्था थी आदि शामिल थे, राजा की सार्वभौम सत्ता स्थापित करना। अगले सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 80। संघ शब्द किसका संकेत देता है। संघ तो बौद्ध से रिलेटेड है यार, बौद्ध मठ संगठन। आंसर फिर भी ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार, वैदिक, सिंधु, व्यापार, नहीं। संघ जो बुद्ध के शिष्य थे, भिक्षु भिक्षुणी समुदाय, धर्म उपदेश, संघाचार्य, बुद्ध, त्रिरत्न। बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 है ना, इनको त्रिरत्न बोला जाता है बुद्ध में भी। बुद्ध, धम्म, धर्म को धम्म, उसमें धम्म बोलते, धम्म, संघ। बुद्ध आ जाए, धर्म आ जाए, या धम्म आ जाए, संघ आ जाए, तीनों के तीनों बुद्ध से रिलेटेड है। चलिए सवाल नंबर 81 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वज्जी संघ का प्रमुख गण कौन था। देखो वज्जी था ना, इस पे एक सवाल और भी आता है कि वज्जी जो है संघ था। संघ मतलब कि वज्जी एक महासंघ था, उसको
4-5 राजा मिलके चला रहे थे, उसमें कोई एक राजा नहीं था, मतलब उसमें मोनार्की नहीं थी। चलिए, वज्जी संघ का प्रमुख गण कौन था? शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, कुरु। वज्जी और वज्जी, लिच्छवी, वैशाली, तीनों आपस में रिलेटेड है। वज्जी की राजधानी वैशाली थी और इसमें लिच्छवी गण था। लिच्छवी गण का मतलब है कि शासन के वो होता है ना, जैसे कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, जैसे मौर्य गण कहाँ था? चंद्रगुप्त मौर्य था, वो जो मगध में पाटलिपुत्र में बैठे हुए थे। ऐसे ही वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी संघ बैठा हुआ था। ठीक है, बस इतना ही है। 16 महाजनपदों में इम्पोर्टेंट था। वज्जी की राजधानी वैशाली याद रखिए। और इसमें कौन सा गणराज्य कर रहा था? लिच्छवी गण। ठीक। 82। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? सवाल आसान है लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा इसका। सारनाथ देखती, सारनाथ पे टिक लगा दोगे। वैशाली, श्रावस्ती, कोई जाएगा नहीं। फैक्चुअल सवाल है, सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? याद रख लीजिए, श्रावस्ती में दिए थे, क्योंकि श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बुद्ध रहे थे। फिर जहाँ पे ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगे तो वहीं पे उपदेश देंगे ना। सारनाथ नहीं आएगा, श्रावस्ती आएगा उत्तर इसका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पे। जैन धार्मिक ग्रंथों की मूल भाषा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 83। इसको स्टार लगा लो 83 को। जैसे इससे पहले एक सवाल आता पिछली कल की क्लास में, बुद्ध जो धार्मिक ग्रंथ है उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा तो हमने पाली बताई थी, बट जैन की भाषा क्या थी? जैन की भाषा थी प्राकृत। जैन में आगम शब्द भी लिखा जाता है, विशेषकर श्वेतांबर, अर्धमागधी प्राकृत में। दिगंबर ग्रंथ में बाद में संस्कृत, इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा जैन धार्मिक ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। बुद्ध की क्या थी? पाली थी। इतना याद रखिए। सवाल नंबर आ गया 84। अजात शत्रु किस बौद्ध परिषद से जुड़ा था? अजात शत्रु तो यार पहली बौद्ध परिषद से ही तो जुड़ा हुआ था। अजात शत्रु के टाइम में तो ना, अजात शत्रु के शासनकाल में ही तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो इन्होंने पहली काउंसिल करवा ली। अजात शत्रु पहले से जुड़ा हुआ था। दूसरी काउंसिल से अजात शत्रु के बाद कालाशोक जुड़ा था। तीसरी काउंसिल से अशोक ने करवाई थी। चौथी काउंसिल कनिष्क ने करवाई थी। जब एक स्पेशल क्लास लेंगे बुद्ध पे और जैन पे, उसमें सारी काउंसिल हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसके अध्यक्षता में हुई थी, वो सारी डिटेल कर देंगे। बट एक काउंसिल के बारे में तो इस सवाल में दिया हुआ, ये सब पढ़ लीजिए। काउंसिल हुई थी 483 BC में, राजगिर में हुई थी भाई। राजगिर में क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय राजगिर ही राजधानी थी अजातशत्रु की। मगध में पाटलिपुत्र, आज का मॉडर्न डे पटना, पटना में नहीं आए थे तब तक, राजगिर में ही बैठे हुए थे अजातशत्रु। अध्यक्ष था इसका महाकश्यप और संरक्षक अजातशत्रु था। अध्यक्ष भी याद रखिएगा, महाकश्यप था, महाकश्यप। ठीक। चलिए सवाल अगला, भृगु और भारद्वाज किससे संबंधित है? भृगु और भारद्वाज ऋषि हैं ये। भृगु और भारद्वाज ऋषि थे वैदिक टाइम में। विश्वामित्र वशिष्ठ भी थे। सवाल नंबर 86। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? कल की क्लास में बताया था मैंने, पहली डायनेस्टी थी हर्यक वंश थी, और हर्यक वंश के फाउंडर कौन थे? बिंबिसार थे। अजातशत्रु तो बिंबिसार का बेटा था, तो आएगा नहीं। महापद्मनंद ये तो बाद का वंश है, शिशुनाग भी बाद में आया। सबसे पहले हर्यक वंश आया था ना, हर्यक वंश। हर्यक वंश आया था तो उसका फाउंडर तो बिंबिसार ही था, तो फिर बिंबिसार ही था, तो आंसर भी हो गया। अगला सवाल 87। 87 है दोस्तों, समुद्रगुप्त युक्त गुप्त प्रयाग प्रशस्ति किसने ली? जिसको अगर ये सवाल नहीं आता ना, ईमानदारी से बता देना, उसको अभी तक इतिहास में कुछ नहीं आता, वो जीरो है इतिहास में। लेकिन आप ये क्लास करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी बढ़ जाएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि ये सवाल इतनी बार पूछा जा चुका है, इतनी बार पूछा जा चुका है, पूछ पूछ के सवाल एसएससी यूपीएससी ने पूछना ही छोड़ दिया कि यार ये तो सबको आता है, नहीं पूछेंगे। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिशेन ने लिखी थी, और काफ़ी बढ़ा चढ़ा के लिखी थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। गुप्तकालीन राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत तो है, बट इसमें हरिशेन ने काफ़ी बढ़ा चढ़ा के लिख रखा हुआ समुद्रगुप्त को, कि इसने 12 उत्तर भारत के राजे महाराजे और 12 साउथ इंडियन के सबको हरा के लिखा। बस एक लाइन लिखी है और कोई एविडेंस मिला नहीं अभी तक, बट वो बाद की बातें, वहाँ तक नहीं जाना है, इतना याद रखना है। अपने एग्जाम में यही आएगा कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिशेन ने लिखी, बस बात खत्म। अभी 2 मिनट पहले बताया था कनिष्क ने किस धर्म परिषद की अध्यक्षता करवाई। देखो आ गया ना सवाल, वो भी यूपीएससी में पूछा हुआ है, एसएससी, रेलवे और एचएसएससी में तो पूछा ही जा सकता है। कनिष्क ने कराई थी भाई चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, जो चौथी, उसके अध्यक्ष, उसको इसने पैट्रोनाइज किया था।
कनिष्क पहले तो कुषाण राजा था, ये पूछ सकता कौन से वंश कुषाण से था। कश्मीर में आयोजित किया, महायान धर्मों के सूत्रों का संपादन किया। चौथी हुई थी ना, पहली किसने कराई, अजातशत्रु ने। दूसरी कालाशोक ने। तीसरी अशोक ने। चौथी कश्मीर ने, चौथी सॉरी कनिष्क ने कश्मीर में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। पावापुरी किस धर्म से जुड़ा पवित्र स्थल है। पावापुरी यार ओबियसली जैन धर्म से। क्यों, क्योंकि महावीर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी बिहार में, तो प्रमुख स्थल हो ही जाएगा। ठीक, बस वही है, पावापुरी जैन से जुड़ा हुआ, इतना याद रखना। सवाल नंबर 90, किसे भारतीय हेलेन कहा जाता है। हेलेन लिख दिया, नीचे जाओगे तो हेलेन मीन्स शेक्सपियर भी बोलते हैं। इंडिया का शेक्सपियर किसे बोला जाता है। इंडिया का शेक्सपियर बोला जाता है कालिदास को। बस इतना याद रखना है। अगले सवाल में चलिए दोस्तों। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था। ये भी बार बार पूछा जा चुका है, वो पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। मेगास्थनीज ने कल की क्लास में बताया था 7 वर्गों में, हालांकि 7 में नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक अनटचेबल मीन्स चंडाल पीपल थे। 4 से 5 में था। 7 में मेगास्थनीज आया था भारत में एम्बेसडर बन के, तो इसको पता नहीं लगा ना समाज में क्या चल रहा है। एम्बेसडर बन के आया, इसको बाहर कहीं घूमता, साथ में सिपाही रहते थे। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो राज महल में रहता था, राज ठाट बाट से रहता, उसको समाज में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। जितना उसने जानने की कोशिश की, उसको बताया गया, उसने मान लिया। तो उसने बताया कि भाई इंडिया में तो दार्शनिक अलग है, कृषक अलग है, चरवाहे अलग है, कारीगर अलग है, सैनिक अलग है, लेकिन इतना कुछ नहीं था यार। फिर भी इसने 7 बताया, आप आंसर इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 92, वैदिक ग्रंथों में विश्व, ग्रामीणी, जन आदि किससे जुड़े हुए हैं। वैदिक ग्रंथों में राजकीय कर, कर तो नहीं थे यार। वैदिक कर तो मैंने बताया था कल भी कि बाघ, भोग, बलि, वो कर थे और कुछ नहीं थे। कर ऐसा कुछ नहीं थे। ग्रामीण, जन, सामाजिक राजनीतिक संरचना, इससे जुड़े हुए थे ना। जैसे जन है उसे समुदाय बनेगा, ग्राम प्रमुख को ग्रामीणी बोला जाता था, समुदाय, जन, जनजाति, विश्व, इसी आंसर 2 सामाजिक राजनीतिक संरचना जुड़े। सवाल नंबर 93 आएगा भाई, 10 कुमार चरित किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट किताब है, बार बार पूछ ली जाती है। किसने रचना करी थी, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 कुमार चरित की रचना करी थी दंडी ने। 10 और दय से 10 कुमार चरित, दय से दंडी से। ठीक है, तो हो गया याद। लेकिन अभी सवाल आएगा कि 10 कुमार की चरित की रचना दंडी ने की थी, किसके शासनकाल में रहते थे। बस फिर उलझ जाओगे। तो दंडी रहते थे पल्लव शासन नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। दंडी ये नॉर्थ इंडिया के नहीं थे, साउथ इंडिया के थे, पल्लव काल के, जो आज के टाइम में अपना कांची के आसपास ये डायनेस्टी रूल करती थी उस एक ज़माने में। और नरसिंह वर्मन द्वितीय थे राजा, उसके बराबर में दंडी थे। और 10 कुमार चरित लिखी थी। 10 कुमार चरित अपने कहीं ना कहीं रामायण से, दशरथ से ही रिलेटेड है। चलो 94 पे आ गए भाई। आर्यभट्ट किस काल से यार। आर्यभट्ट तो गुप्त काल से, सबको पता ही होगा ना। आर्यभट्ट है, कालिदास है, वराहमिहिर है, अमर सिंह है, ये सारे ही तो जो हीरे थे सारे गुप्त काल से ही तो संबंध थे। विज्ञान एवं गणित का स्वर्ण काल दर्शाती। हाँ, आर्यभट्ट तो भाई मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोलॉजी के बारे में इन्होंने काफ़ी बोला था। सवाल नंबर 95, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है। यजुर्वेद में यज्ञ विधि है। यज्ञ विधि पूछा जा सकता है, दार्शनिक चर्चा तो है नहीं, जादू टोना है नहीं, तो यजुर्वेद। जादू टोना किस में था, जादू टोना था अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। यजुर्वेद में क्या है, यजु, यजु, यज्ञ, ये ऐसे थे, इसको मैच कर लेना। ऐसे ही अपने अपनी छोटी ट्रिक अपने दिमाग में बना लिया करो, जैसा आपको सही लगे अपने हिसाब से। फिर कई सवाल ऐसे होते हैं वो याद नहीं होते, ऐसी ट्रिक बनाने से याद होते। जैसे इसमें यजुर्वेद है, यह है, इसमें यज्ञ है, तो ऐसे ही यज्ञ विधि। सवाल नंबर 96 है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कंफ्यूज हो जाओगे। साउथ इंडियन हिस्ट्री के तो कोई भी सवाल होगे, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, आप लोग इतने कंफ्यूज हो, पता ही नहीं लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो 96 को एक बार पढ़ो सभी। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तंजावुर था, कांची था, पुहार था, मदुरई। पुहार जो है, पुहार उस जमाने में बोला जाता था, आज क्या बोलते हैं इसको, आज तो इसको कावेरी पट्टनम बोला जाता है। संगम प्लस चोल काल का बड़ा समुद्री व्यापार केंद्र था। और चोलों के टाइम में क्या था, आंसर सी हो जाएगा, पुहार था, पुहार, कावेरी पट्टनम। सीधा 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, और इसकी कोई ट्रिक है नहीं। चलिए दोस्तों, दक्षिणा पथ का अर्थ क्या है। दक्षिण भारत का राजमार्ग यार, सीधी सी बात है, दक्षिण भारत का समुद्री मार्ग नहीं है।
राजमार्ग है जो इधर मथुरा से लेके इधर फिर सीधा महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान था, यहाँ तक नीचे आता था। और लास्ट में जो दो बंदरगाह थी ना, ये अपना मुंबई सुपोरा, उस समय की जो बंदरगाहें थी सूरत के आसपास, उनसे मिल जाता था जाके। दक्षिण भारत का राजमार्ग बोला जाता था इसका। भगवत धर्म किस अवधारणा पर आधारित है भगवत धर्म? भागवत धर्म है भक्ति पर, भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम समर्पण, इससे रिलेटेड है। कृष्ण वासुदेव, भागवत धर्म वैसे भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, वासुदेव से रिलेटेड है, तो भक्ति आ जाएगा इसमें, भक्ति कर्मवाद पे नहीं है। अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में है? देखो दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था ना कल की क्लास में, कल पूछा था कि अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में है, तो हम लोगों ने उत्तर क्या दिया था? प्राकृत, प्राकृत। लेकिन अभी लिपि पूछ ली, ब्राह्मी, खरोष्टी। मुख्यतः बोला है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। मुख्यतः अशोक के शिलालेख तो खरोष्टी में भी है, लेकिन ब्राह्म मुख्यतः किस में? मुख्यतः ब्राह्मी। खरोष्टी में तो जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है ना आज का, अपना कश्मीर है या फिर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे खरोष्टी में लिखे गए हैं। बट मुख्यतः तो अपना ये अपना इंडिया है ना आज का, भारत हो गया, हिमालय से लेके विंध्याचल तक, नीचे कावेरी नदी तक, और उधर बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह होता था उस समय, उस तक, या फिर बर्मा, नेपाल, जहाँ तक भी उसका राज्य था, मुख्य तो ब्राह्मी में ही लिखे गए थे। भाषा पूछे तो प्राकृत, और लिपि पूछे तो ब्राह्मी। ब्राह्मी भाषा नहीं है, लिपि है, याद रखिएगा। अधिकांश शिलालेख उत्तर भारत में ब्राह्मी में है और उत्तर पश्चिम में खरोष्टी में है। सवाल नंबर 100, और आज की क्लास के 50 सवाल हो जाएंगे। उपनिषद किस विषय पर केंद्रित थे? उपनिषद आए थे आत्मा और कर्म कांड पे, तो वैदिक थे। तो इतने कर्म कांड हुए ना कि हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिज्म में जाने लगे भाग भाग के, तो उसके बाद में उपनिषद लाया गया भाई, ज्ञान और आत्मा ब्रह्मा का संबंध, तो उससे रिलेटेड है उपनिषद। इसको वेदांत साहित्य, वेदांत क्योंकि वेदांत ही बोला जाता है उपनिषद को। ये भी सवाल आ सकता है कि उपनिषद को वेदांत क्या बोला? वेदांत क्योंकि वेदों का अंत, उसके बाद में उपनिषद है, और वैदिक धर्म में बहुत से सुधार किए, ज्ञान और आत्मा ब्रह्मा का संबंध किए। भाई ज्ञान और आत्मा, आत्मा और ब्रह्मा का क्या रहस्य है, उसको खोजा जाए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में 50 सवाल हो गए हैं। उम्मीद है सवाल आपको पसंद आए होंगे, और काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल हैं, सारे सवाल रिपीट हुए हैं। इस तरह की वीडियो और भी आगे भी मैं लाता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।